स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर संज्ञान क्लासेस। हम बात करें कंफर्मेशनल एनालिसिस के बारे में। तो कंफर्मेशनल एनालिसिस में हमने बात करी थी, तीन फॉर्म्स के बारे में बताया था मैंने, स्क्यू, स्टैगर्ड और एंटी बोला था। एंटी की जगह हम तीन अलग फॉर्म के बारे में बात करते हैं यहाँ इन टर्म्स ऑफ डायहेड्रल एंगल के बारे में हम बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल पता है ना, मैंने आपको बताया था कि अल्फा होता है डायहेड्रल एंगल। जैसे हमने ये बनाया न्यूमैन प्रोजेक्शन, अगर हम बनाए तो ये आगे वाले और पीछे वाले के बीच का जो एंगल होता है ना अल्फा, इसको हम डायहेड्रल एंगल बोलते हैं। नहीं अगर याद हो तो आप पिछला वीडियो देखिए और इसको याद रखिए डायहेड्रल एंगल क्या होता है। तो डायहेड्रल एंगल के बेसिस पे हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तीन कैटेगरीज में सबसे पहला आता है स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा था। दूसरा आता है एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो मैंने आपको एंटी बताया था, वॉस और एंटी को भी आएंगे, वो आगे चल के आएंगे, मैं आपको उनको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। एक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब है, और तीसरा एक्लिप्स तो आप जानिए नाम से क्या होता है। तीसरा होता है स्क्यू फॉर्म। स्क्यू मतलब आप मैट्रिसेस पढ़े ना आपने, तो उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा होगा। मतलब जो सिमेट्री होती है उसका उल्टा, मतलब समझ में आ रहा है आपको। कोई भी पैटर्न से अगर कुछ हटके हो तो उसको हम स्क्यू बोलते हैं। स्क्यू एक फॉर्म होता है। तो ये हो गया। तो स्टैगर्ड फॉर्म कौन कौन से होते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म होते हैं इफ जो अल्फा है ना एंगल, डायहेड्रल एंगल अल्फा बराबर जो है वो अगर 60 डिग्री है, समझ में आ रहा है, या 180 डिग्री, या अल्फा बराबर 60 डिग्री, 180 डिग्री या 300 डिग्री। मतलब अल्फा जो है कि हम अल्फा कोई भी दो आगे वाले और पीछे वाले के दो एटम्स के बीच के एंगल को अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मिनिमम वाले को जो बेसिकली हम अल्फा बोलते हैं, और बाकी दो एंगल जैसे मतलब इन दोनों के एंगल की बात करें तो ये 60 डिग्री दिख रहा है ना, और ये वाला 120, ये वाला जो इन दोनों मतलब आगे वाले और पीछे वाले को देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 60 है, ठीक है। तो ये आगे वाले पीछे वाले 180 डिग्री है, और ये वाला और ये वाले में जो है पीछे वाला, ये वाला तो इसमें क्या होगा 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री है। तो ये आ गया स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये मान लीजिए स्टेबल मान जाती है, ये स्टेबल फॉर्म मानी जाती है, मतलब जनरली एक्लिप्स्ड फॉर्म से। कुछ अलग केस होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्लिप्स्ड फॉर्म आती है। एक्लिप्स का मतलब तो आप जानते हैं ना, आपने सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी ग्रहण। तो एक्लिप्स का मतलब ये होता है कि दो एटम्स अगर एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, मतलब पीछे वाला आगे वाले से छुपा हुआ है कैसे भी करके, तो उसको हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें जो एंगल होता है ना दोनों के बीच में, वो क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी निकाली, 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है। उसको हम कितना 60 डिग्री रोटेट करेंगे, मतलब 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो 120 डिग्री हो गया, या फिर 360 डिग्री हो गया। अब आप देख कहेंगे सर ये क्या आप बोल रहे हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ये तो आपको 60 डिग्री ऐसा लग रहा है ना, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, तो देखो आगे वाला अगर एटम है ना उसके पीछे, मतलब आगे वाले एटम के पीछे वाला एटम के जो है, जैसे हमने यहाँ H बना लिया मान लीजिए, तो ये वाला जो है ना वो छुप जाएगा, एक्लिप्स ग्रहण लग जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये अर्थ है और ये मून सामने आके तो ग्रहण लग जाता है ना, वैसे उसी प्रकार से ये सामने आके तो ये ग्रहण लग जाता है, एक्लिप्स फॉर्म। इसको हम एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। और तीसरा आता है स्क्यू फॉर्म। स्क्यू फॉर्म क्या होता है? एनी फॉर्म अदर देन दिस फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब अगर फर्स्ट और सेकेंड के अलावा अगर कोई और एंगल आ रहा है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, अगर मैं इसको कुछ और एंगल ले लेता, मतलब अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसा बना दिया होता, ये समझ में आ रहा है, ये तो मतलब ये एंगल जो कम हो गया ना, 30 डिग्री मान लीजिए 30, तो ये मतलब ये स्क्यू हो गया। बीच का कुछ भी है, बीच का कोई भी एंगल है, ठीक है। ऐसा 30 जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको नोट कीजिए, ये क्लासिफिकेशन हो गया
तीन तरीके के फॉर्म का जो कंफर्मेशन में हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन जनरली, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए पहले। तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मर्स। तो मतलब क्या हुआ फैक्टर्स, मतलब स्टेबिलिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया जो कन्फर्मर्स होते हैं, याद कीजिए क्या होते हैं कन्फर्मर्स की डेफिनेशन मैंने आपको जो बताई थी। कन्फर्मर्स की डेफिनेशन होती है करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी मिनिमा पर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने के क्या क्राइटेरिया है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ऐसे आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में आपने जो बेसिक एलिमेंट्स तो पढ़े ही होंगे कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करी जाती है। तो सबसे पहले आता है हमारे इन सब केसेस में मतलब स्ट्रेन आते हैं ना, एंगुलर स्ट्रेन होता है। तो तीन अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी किस कारण से डिसाइड करी जाती है। पहला आता है एंगल स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन। मतलब तीन मेन कारण होते हैं, मतलब जिसके कारण से तीन कारणों से स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। तीन कारण होते हैं, पहला होता है एंगुलर स्ट्रेन, दूसरा होता है टॉर्शनल स्ट्रेन, तीसरा होता है वैन डर वाल। ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है, ये तो हर जगह रहता है, वैन डर वाल। तो सर ये क्या होते हैं एंगुलर स्ट्रेन, तो सबके बारे में आपको पता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बहुत आसानी से, अच्छे से देखिए कैसे डिसाइड करता है। तो एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है, अकर्स इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो जिसका एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा स्टेबिलिटी कम, जाहिर सी बात है। मतलब तो आपको मैंने बताया था जैसे ये होता है, ये मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन बना दिया मैंने, तो इसका जो एंगल होता है ना ये कितना होना है, ये कितना 90 डिग्री दिख रहा है हमको, और असल में होना कितना चाहिए, असल में होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 वाला है ना ये 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होता है ना। तो ये स्ट्रेन आ रहा बहुत ज्यादा, बॉन्ड में सिकुड़ जाते हैं, मतलब उसको ऐसा होना और आप ऐसा कर दो बांध के रख दो तो बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इनको आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो मतलब परेशानी क्रिएट करेंगे। ये पेड़ में फॉर्म होते हैं, इनको फॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सेकेंड है टॉर्शनल। तो टॉर्शनल क्या होता है, टॉर्शन का आपने नाम सुना, जैसे आप कोई भी रस्सी लेते हैं ना, रस्सी टॉर्शनल पेंडुलम आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो रस्सी को अगर मरोड़ते हैं ना, तो मरोड़ने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना मरोड़ने के कारण, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो टॉर्शन के कारण प्रेजेंट होती है वो मतलब आपस में जो मतलब सिकुड़ना जो बोलते हैं उसको टॉर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि जैसे ये है कोई कंपाउंड है, सॉहर्स प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया ऐसा है। तो ये जो आगे वाले के बॉन्ड पेयर है ना, ये जो बॉन्ड पेयर है आगे वाले के, पीछे वाले से के बॉन्ड पेयर से रिपल्शन शो करते हैं। ये आगे वाले जो बड़े बड़े एटम्स हैं, तो ये बॉन्ड पेयर जो होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन शो करते हैं। तो जिसमें टॉर्शनल रिपल्शन ज्यादा होगा ना, टॉर्शनल रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब तो क्या होगा, वो कंपाउंड रोटेट करेगा ना। मतलब जैसे कोई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट करता है, तो अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से ऐसे रोटेट करता है। देखिए मार्कर को देखिए आप गौर से, जैसे ये बॉन्ड है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। और तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स लगे हुए हैं ये उसके साथ मूव करेंगे तो टॉर्शनल क्रिएट होगा, टॉर्शन स्ट्रेन क्रिएट होगा। तो जितना ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट होगा उतनी ज्यादा कम स्टेबिलिटी होगी। तो ये ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये अगर ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको पता है, ठीक है। ये किसके बीच में होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड पेयर होते हैं ना, जो आगे वाले और पीछे वालों के बीच में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो है ये नॉन बॉन्डेड एटम। वैन डर वाल स्ट्रेन क्या होता है, आपने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, जो मतलब जो आप नोबेल गैस पढ़ रहे होगे तब आपने पढ़ा होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ,
ये वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन हर जगह पर होता है, हर जगह। वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन जो है ना हर जगह पे मतलब मौजूद होता है। ये क्या होता है, ये एटम्स के बीच में जो है ना, एटम्स के बीच में रिपल्शन होता है। मतलब कोई भी दो मासेस रखे हुए हैं ना, कोई भी दो मास को आपस में ऐसे बॉन्ड, अगर ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, तो आपस में इनके बीच में वॉन रिपल्शन होगा ही होगा। तो वही चीज है वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन इसको बोलते हैं। ये कोई भी नॉन बॉन्डेड एटम्स, मतलब जो बॉन्डेड नहीं बना है, जो डायरेक्ट बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं, उनके बीच में भी रिपल्शन होता है। तो ये भी ज्यादा होगा तो वो स्टेबिलिटी कम हो। तो इसको कम करने का तरीका क्या है सर? तो इसका कम करने का तरीका ये है कि जैसे वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन इसमें ज्यादा होगा, बताइए इस वाले में ज्यादा होगा, कि सर इस वाले में ज्यादा होगा? बताइए यार, आपको सोच के बताइए। CH3 H और H। तो आप बताइए सर किसमें ज्यादा होगा, इस वाले में ज्यादा होगा, किस वाले में? तो आप देखेंगे कि ये दोनों भाई बल्कि ये दूर दूर है, तो इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन ये तो भाई साहब बड़े हैं, हम भी बड़े हैं, हम भी बड़े हैं। कौन बड़ा है? अभी आपस में इसको थप्पड़ मार रहा है, इसको थप्पड़ मार रहा है, लड़ाई हो गई। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी ना, तो कैसे काम चलेगा भाई? मोहब्बत से रहना पड़ता है। तो ये केस होता है। तो आपको मैंने बता दी फैक्टर्स क्या होते हैं, जो और आगे हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स का। तो आप इसको नोट कीजिए बड़े अच्छे से, आसानी से। तो हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन के बारे में। इथेन क्या सबसे छोटा मॉलिक्यूल जिसके हम कन्फर्मेशन आसानी से बना सकते हैं। तो क्या होता है इथेन? पहले हम इसका सौहार्स बनाते हैं, तो ये दो बॉन्ड हुए, इसका न्यूमैन बना दिया, सौहार्स हो गया। और एनालिसिस को हम जनरली न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही करते हैं, तो इसका न्यूमैन भी आसान नहीं है। साहब ये क्या बना दिया सर आपने? तो मतलब इसके जो कन्फर्मेशन होते हैं ना, वो कितने होते हैं? तो इसमें हमने जब एनालिसिस किया, एनालिसिस का मतलब कि हम प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम जब प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे थे ना, तो हमने पाया कि 3 एनर्जी मिनिमा आते हैं भाई साहब इसमें। 3 एनर्जी मिनिमा पर कन्फर्मर्स मिलते हैं। तो मतलब इसके कन्फर्मर्स मतलब कन्फर्मेशन मिलते हैं, कन्फर्मेशन। तो इसका मतलब इसके कन्फर्मर्स कितने हो गए? यानी कि 3 कन्फर्मर्स होते हैं सर इसके। इसको हम एनालिसिस से बताया, मैं रटा हुआ नहीं हूँ, ये प्रैक्टिकल है ये पूरा। मैं आपको इसका कन्फर्मेशन भी बताऊंगा। तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है सर? ये सर आप बताइए सर, ये कौन सा फॉर्म है सर? सर ये अल्फा 60 डिग्री दिख रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है सर? ये स्टैगर्ड फॉर्म है सर। अच्छा जी, स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड के अलावा हमने क्या पढ़ा है? स्टैगर्ड के अलावा हमने पढ़ा है कौन सा फॉर्म पढ़ा है? एक्लिप्स्ड फॉर्म पढ़ा है। अगर ये सारे H ये जो है ना एक दूसरे में, तो आपको बताऊं 3 कन्फर्मर्स कैसे मिलते हैं। सबसे पहले हमने बनाया ये, तो ये बनाया, ये सबसे पहला हो गया सर, ये बना दिया। तो ये आपस में तो रोटेट होता है ना बॉन्ड को। तो सबसे पहले ये मतलब ये इसके 6 कन्फर्मेशन आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या 5 हम बात करेंगे, उनसे हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और हमारे 3 कन्फर्मर्स होते हैं, याद रखना। कन्फर्मेशन को कन्फर्मर में अंदर में मतलब वो मत कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कन्फर्मर्स होते हैं जो स्टेबिलिटी पे आते हैं, वो मिनिमा पर आते हैं, ठीक है। तो वो वही 3 इंपॉर्टेंट 3 होते हैं, मैंने पहले लिख दिया चैप्टर में। ये हो गया, ये सर आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टैगर्ड की तो स्टेबिलिटी सर पहले से ज्यादा होती है, तो आपने हमको पहले ही बताया था। यस सर, हमने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद आपका आता है ये, साठ डिग्री रोटेट कर दिया सर हमने इसको। 60 डिग्री रोटेट करने के बाद ये क्या हो गया सर? ये तो अपना स्टैगर्ड के बाद क्या हो गया? ये स्टैगर्ड के बाद ये अपना आ गया एक्लिप्स्ड। तो हमने इसको 60 डिग्री और रोटेट करना है ना, तो हमने इसको 60 डिग्री और रोटेट कर दिया सर। तो सर ये आ गया ऐसा। तो सर ये अंदर तो हमें पता नहीं चल रहा, हाँ, क्योंकि ये सारे H
सिमिलर है ना, इसलिए हमको पता नहीं चला। अगर हम यहाँ पर एक आइसोटोप डाल देते तो आप पूरा अच्छे से देख पाते, लेकिन ये फिर स्टेगर्ड आ गया। लेकिन ये दोनों अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 360 डिग्री रोटेट करने पर सेम आएगा ना। अभी तो हमने सिर्फ 120 रोटेट किया, फिर हमने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया, फिर हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो कैसा आ गया, ये ऐसा आ गया सर। फिर ये एच एच, तो ये फिर एंटी वाला एक्लिप्ट वाला आ गया, ये फिर अनस्टेबल होगा। फिर हमने 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये अब जो आएगा ना, एक में 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो तीनों एक एक पोजीशंस पे आ गए, मतलब तो बस अब इतने में हमने स्टॉप कर दिया, तो ये फिर स्टैगर्ड आ गया। तो ये वाले जो है आप इसको नोट कीजिए, ये कैसे हो रहा है कि मान लीजिए हम इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, ठीक है। हमने पीछे वाले को एक को किसी को भी आप स्टेबल मान लीजिए, ठीक है, तो हमने 1 दिया, ठीक है, फिर हमने इसको 60 डिग्री, मतलब एक मिनट, हम इसको नहीं, इस वाले को लेते हैं 1 2, तो सही रहेगा, अच्छे से रोक पाएगा आपको। तो हमने इसको 1 2 3 दिया, ठीक है, तो हमने इसको 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये 1 वाला इधर आ गया, 1 2, ये पीछे वाला 2 और ये 3, ठीक है। फिर हमने 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये क्या आ गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, अच्छा सा 3 आ गया, हाँ सही है, ऐसे ही होगा ना, हाँ सर ऐसे ही होगा। अब क्या होगा सर, 2 इधर था, 2 इधर आ गया, ठीक है सर। फिर हमने 60 डिग्री रोटेट किया, तो क्या हो रहा है, तो हमने 60 डिग्री फिर रोटेट किया, तो ये जो 3 वाला है, अब 3 वाला हम रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री तो मतलब हुआ ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये हमने यहाँ पर 60 डिग्री रोटेट किया, तो इधर से ये 2 वाला जो है, ये 2 वाला है वो इधर आएगा ना, ये 1 था, 1 वाला इधर आया, 1 इधर आ गया। अब क्या होगा, अब ये 1 वाला इधर जाएगा, हाँ, तो ये क्या होगा, जो 1 वाला, ये 2 होगा सर, ये 2 होगा, ये 1 होगा, 1 वाला इधर आ गया, 2 वाला इधर आ गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 3 जो है ना, ये 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर पहुंच जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। फिर हमने इसको रोटेट किया, तो अब क्या हो जाएगा सर, अब ये इधर आ जाएगा, अब 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। तो आप स्टैगर्ड वाले फॉर्म देखिए जरा, अगर आप इसको एक और बार रोटेट करेंगे ना, तो ये फिर यही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पीछे वाले को देखिए, कंफ्यूज मत होइए, 1 2 3 पीछे वाले, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, और इस वाले में फिर क्या हो रहा है, 1 मतलब 60 डिग्री रोटेट हो गए, ठीक है। अब एक बार और करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, सेम 3 वाला इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो सेम कंफर्म हो जाएगा। तो 3 जो है ना, 3 मिनिमा पर स्टैगर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, और तीनों को आप गौर से देखेंगे तो तीनों सेम आएंगे, तीनों सेम आएंगे। तो इसको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे सर, इसको हम ग्राफ पर प्लॉट ऐसे करेंगे, 3 आ रहे हैं, तीनों सेम अगर आ रहे हैं, तो इसको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, इसको हम ऐसे प्लॉट करेंगे। देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में, सर आप ग्राफ ना बोलिए, तो मैथ की आदत है भैया, बायोलॉजी वाले कंफ्यूज हो जाना, बायोलॉजी वाले कोई ग्राफ तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो आप ग्राफ का नाम सुन के डर गए सर ये क्या कर दिया, बायोलॉजी वाले बहुत घबरा जाते हैं मैथ के थ्रू। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ मतलब कोई उस बेसिस पे नहीं बना रहा हूँ, मतलब कि कोई स्केल बेसिस पे बना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिखता फोटो कैसा बनता, मतलब ग्राफ दिखने में कैसा होगा, बस मैं ये बताने वाला हूँ। तो क्या होगा, ऐसा होगा सर कि हमने सबसे पहले बनाया ये, ऐसा होगा सर ये क्या कर दिया सर आपने, ये तो सर आपने साइनोसोडियल वेव बना दी। तो ये देखिए ना, 3 मिनिमा आ रहे हैं,
एनर्जी का ग्राफ है, एनर्जी। तो क्या हुआ, ये वाले जो 3 फॉर्म आ रहे हैं ना, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, जो मैंने आपको 3 बना के रखा है। और ये जो 3 ऊपर दिख रहे हैं ना, अभी एनालिसिस के लिए बना रहे हैं कंफर्मेशन। वैसे तो हमने 2 ही में काम कर लिया, यहाँ से शुरू किया। वैसे हम 3 कंफर्मेशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, कंफर्मर्स 3 ही है क्योंकि 3 मिनिमा पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई, एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, और मैंने आपको बताया स्क्यू फॉर्म भी होता है। तो स्क्यू फॉर्म जितने भी यहाँ बीच में जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं ना, ये जितने भी जो एनर्जी एनालिसिस आ रहे हैं, ये स्क्यू फॉर्म्स के हैं। स्क्यू फॉर्म्स का मतलब आप कोई भी एंगल और बना रहे हैं तो स्क्यू फॉर्म्स यहाँ एग्जिस्ट कर रही होंगी। कंफर्मेशन एनालिसिस की कंफर्मेशंस तो कितने भी हो सकते हैं, कंफर्मर्स उतने ही होते हैं जितने एनर्जी मिनिमा पर रिस्पॉन्ड करते हैं। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होइए, बार बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जिससे याद हो जाए। कंफर्मर्स होते हैं वो एनर्जी मिनिमा पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और कंफर्मेशन अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो आप इस ग्राफ को नोट कीजिए, ये बहुत आपको हर जगह मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी शायद मिल जाए, या फिर आपको कोई भी अच्छी किताब में मिल जाएगा ये ग्राफ। बस आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको ऐसे बताया कि बहुत आसानी समझ में आएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगे। आप इसको नोट कीजिए, सिंपल वे है बहुत। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको एक सिंपल वे जो चाहिए याद करने के ट्रिक के साथ। तो आपको ऐसे फोटो याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कंफर्मेशनल आइसोमर्स, कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन के बारे में। ब्यूटेन क्या, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन नहीं, ठीक है, नॉर्मल। तो सर आपने ये क्या बना दिया, सर ऐसा क्यों बनाया, हम कैसा ही बना सकते हैं। लेकिन हम जनरली एनालिसिस करते हैं 2 और 3 कार्बन के बीच में करते हैं, 2 और 3, क्योंकि वही सिमेट्रिकल होता है। सबसे ज्यादा कंफर्मेशन एनालिसिस इंपॉर्टेंट उसी का होता है। तो 2 और 3 के बॉन्ड के अबाउट हम बात करेंगे तो आप समझेंगे कि ये रोटेट करेगा तो फिर इसके कंफर्मेशन बनेंगे, ठीक है। तो ये अपना 100 हॉर्स है, ठीक है। तो इसका हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे। इसके जो नंबर ऑफ मिनिमा हमारे आते हैं, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कितने नंबर ऑफ मिनिमा प्राप्त होते हैं। वो हमारे 3 एनर्जी मिनिमा प्राप्त होते हैं। हाँ, और एक और बात मैं आपको याद बता दूं, उसमें मिस हो गई। ईथेन के केस में जो हमारे मिनिमा आते हैं ना, ईथेन के केस में, ईथेन के केस में हमारे जो मिनिमा आते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं, सेम एनर्जी पर होते हैं, सेम एनर्जी मिनिमा मिलते हैं हमको, सेम एनर्जी मिनिमा। यानी कि कन्फर्मर्स हमारे जो होते हैं वो सेम एनर्जी कन्फर्मर्स होते हैं। सेम एनर्जी के कन्फर्मर्स का मतलब है, उसको हम एक टर्म देते हैं डीजेनरेट। इसकी डेफिनेशन आपको पहले भी सुनी होगी। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने बात करी होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में, जिसकी एनर्जी सेम होती है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बात किया होगा। तो उसमें भी जो एनर्जी, द ऑर्बिटल्स एट सेम एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सिमिलरली द कन्फर्मर्स व्हिच एग्जिस्ट एट सेम एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डीजेनरेट कन्फर्मर्स। Understood? So what we are getting here is 3 energy minima. So why 3? Why not more? The thing is that we are going on analysis basis, and we are finding here the 2 forms. The 2 forms in the staggered one. We have seen earlier that staggered form is more stable than eclipsed form. So what we were getting there, we were getting 3 similar degenerate staggered forms, but here is a different concept. Here all the atoms are not same, no. Here the atoms are different. मतलब here CH3 is there, H is there, and H is there. There is not all CH3 or all H. You know. So the thing is that there is difference between the bonded atoms. You know. So there is 3 energy minima but not degenerate. They are different. There are 2 staggered forms are also divided here in 2 forms. Staggered form is also divided. आगे तो सब स्टैगर्ड पे ही है, लेकिन स्टैगर्ड के भी 2 फॉर्म डिवाइड हो जाते हैं इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, याद रखना। एक होता है गॉस फॉर्म और एक होता है एंटी फॉर्म। ये स्टैगर्ड के ही पार्ट है सर।
स्टैगर्ड के दो पॉइंट हो जाते हैं, गॉस फॉर्म और एंटी फॉर्म। गॉची कोई मत पढ़ देना, नहीं गोली मार दो। गॉस फॉर्म, गॉस फॉर्म का मतलब है कि यहां मतलब हम गॉस फॉर्म और एंटी फॉर्म किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करते हैं, समझ में आ रहा है? तो रिस्पेक्ट में कैसे बात करते हैं हम ये बताएंगे आपको, इसके हम एग्जांपल्स लेके। मतलब क्या होता है गॉस फॉर्म, असल में ये होता है गॉस फॉर्म कि जैसे इसी को हम बना लेते हैं CH3 H CH3 H और H। तो भाई साहब ये गॉस फॉर्म हो गया। ये आपस में जो है ना, ये स्टैगर्ड तो है ही है सर, स्टैगर्ड है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन सर ये बड़े बड़े जो आइटम्स है ना, ये पास आपस में थप्पड़ मारेंगे एक दूसरे को, हम इसको मार रहे हैं, हम इसको मार रहे, चटाक चटाक लगे हुए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना, चीन का बॉर्डर बना दिया सर, ये क्या हो गया सर? तो ऐसे ही होता है सर यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ये जो है ना, इसकी जनरली जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी जनरली, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, गॉस की जो होती है वो एंटी फॉर्म से कम होती है, क्योंकि एंटी को सर हम ऐसे बनाते हैं, एंटी सर हमारा ऐसा बन जाता है। तो ये भी स्टैगर्ड ही है, लेकिन थोड़ा दूसरे प्रारूप में। इसमें एटम्स में उनकी पोजीशन देखिए आप जरा, इसमें CH3 बगल बगल में, इसमें CH3 एक दूसरे के अपोजिट में, इसलिए हम इसको एंटी बोलते हैं। है तो दोनों स्टैगर्ड है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, 300 डिग्री या 180 डिग्री ही आ रहा है। लेकिन बात अब यहाँ पर ग्रुप्स की आ जाती है। ग्रुप्स जो हम इसमें डिवाइड करते हैं रेफरेंस विथ रेफरेंस टू ग्रुप्स और एटम्स, बल्कि ग्रुप्स और एटम्स के बारे में के रिस्पेक्ट में भी गॉस और एंटी फॉर्म डिसाइड करते हैं। तो गॉस और एंटी फॉर्म तभी वैलिड होती हैं जब कोई अलग अलग एटम्स प्रेजेंट हो। अगर मान लीजिए तीनों CH3 होते हैं, तीनों H होते, तो फिर हम ये डिसाइड कभी नहीं कर पाते कौन सा गॉस है कौन सा एंटी। समझ में आ रहा है आपको? तो पहले आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि गॉस होता क्या, एंटी क्या होता है। स्टैगर्ड के पार्ट होते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, कि सर स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड के बाद एंटी होता नहीं। आप इसको देखिए, सी के पार्ट है सर ये, ठीक है। तो इसके हम कंफर्मेशन और बना लेते हैं ब्यूटेन के, और क्लास को आज यहीं पे एंड करेंगे। आप एंड तक वीडियो देखिएगा। चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, अब क्या बनाएंगे अपन, कंफर्मेशन है 6 इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन बनाएंगे। कंफर्मर्स सिर्फ 3 है, याद रखिएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया, जो सबसे पहले हमने एनालिसिस शुरू किया, ऐसे किया था मैंने सर, CH3 H CH3 H। तो ये इसमें जो है ना, इसमें 2 एक्लिप्स फॉर्म भी जो हमने बताई थी ना, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये बड़ा आइटम है, ये बड़ा आइटम, तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए ना, तो ये फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया। फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब पूरे ने पूरे को ढक दिया, तो क्या हो गया, वो फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये सब ढक दिया इसने। अब क्या होगा, हमने 60 डिग्री रोटेशन कर दिया सर, तो अब हमारा जो फॉर्म बनेगा ना, वो गॉस फॉर्म बनेगा। साथ साथ समझते यही चीज को, मैं क्या ऐसा नहीं मतलब आंख बंद करके देखे जा रहे हैं, दिमाग अलग दुनिया में, ऐसा नहीं होता भाई। कॉन्सेंट्रेशन, आई रिक्वायर योर कॉन्सेंट्रेशन एंड योर डेडिकेशन। फुली एक्लिप्स्ड, ये हो गया आपका गॉस का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। 2 गॉस बनेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। फिर 60 डिग्री रोटेट कर दिए सर हमने, तो ये कैसा बनेगा, फिर ये बन जाएगा सर कुछ ऐसा, कुछ इस तरह HCH3 H और H। सर ये क्या हो गया सर, ये तो आधा। अब इसमें देखिए H एटम है ना, ये छोटा होता है, तो ये पूरा नहीं रख पाएगा CH3 को, तो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड कहलाता है तो ये एक्लिप्स्ड का ही फॉर्म, जैसे स्टैगर्ड का फॉर्म ये एक्लिप्स्ड का फॉर्म है, तो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड कहलाएगा सर, पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो ये जो है ना, ये ऐसा कहलाता है मतलब। तो फिर हमने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है सर। 60 डिग्री कर, तो हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो रोटेट करने कुछ नहीं जा रहा है, या तो किसी का कुछ भी नहीं रहा। ये साहब जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा है भाई, आराम से, कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए एंटी बन गया सर, एंटी, ओह सर एंटी बन गया सर। ये एंटी क्या होता है, एंटी मैंने बोला सबसे ज्यादा स्टेबल। भाई साहब का स्टार लगा लीजिए, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। तो अब हमको पता है कि बहुत सब एंटी स्टेबल होंगे इसमें,
एक्लिप्स वाले तो झूठे होते, मक्कार होते हैं। फिर हमने स्टार्ट डेट रोटेट कर दिया तो ऐसा बन गया, तो कुछ ऐसा बन गया। ये देखना, गौर से देखना, CS3 ये ऐसा नहीं बनेगा सर, ये एक्लिप्स बनेगा है ना, तो ये सर ऐसा बनेगा CS3H, फिर ये ऐसा बनेगा CS3H, H और H। तो भाई साहब एक्लिप्स जो पार्शियली एक्लिप्स 1 बन गया, ये पार्शियली एक्लिप्स 2 बन गया, ये दूसरा है ना इसी के जैसा, एक दूसरे के मिरर में जैसे लग रहे हैं सर ये तो, हाँ एक दूसरे के मिरर में ही है ये। अब इसको हमने फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो हमें क्या मिलता है, तो हमको मिलता है ऐसा सर। अब तो सर हमको वॉच मिल जाएगा, दूसरा वाला वॉच मिल गया सर हमको। क्या यार वही चीज क्या कर, एक वॉच 2 मिल गया। ये भी जो है ना वॉच 1 और वॉच 2 आपस में देखिए मिरर में जैसे लग रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो ये बना हमारा, कितने कंफर्मर्स होगा, 6 बना लिया ना, कि यही में हमारे 6 कंफर्मेशन होते हैं, मेन 6 कंफर्मेशन है। तो आपको पता है इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। स्टेबिलिटी का अगर आप ऑर्डर लिखेंगे ना, स्टेबिलिटी का अगर आपने ऑर्डर लिखना चाहा तो कैसा होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सबसे पहले आएगा अपना एंटी फॉर्म, फिर आएगा वॉश 1 बराबर 2, दोनों सेम है 1 बराबर 2। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा अपना पार्शियली एक्लिप्स्ड, दोनों इसमें भी जो होंगे वो एक दूसरे के मिरर में जैसे लगेंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी 1 बराबर 2। और सबसे गया गुजरा तो भाई सब कली एक्लिप्सिटी है, इनका काम ही नहीं है, आपस में लड़ मर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना ये सब क्या हो रहा है सर, ये सब क्या हो रहा है सर, हमने एनर्जी डिफाइन करी, तो हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। हाँ तो सर ये ऐसा ग्राफ बन रहा है सर, यहाँ पर ये लाइन जो है ना ये सीधी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब ऐसा मान लीजिए। तो ये दोनों लाइन सीधी है, भले ही दिखने ही नहीं हो लेकिन सीधी है, मानना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ मानना पड़ेगा सीधी लाइन। तो ये क्या हो रहा है ना, ये वॉच 1 और वॉच 2 आपस में क्या है, ये आपस में क्या रिलेशन रखते हैं बताइए ना, मैंने आपको पहले ही बताया, डीजेनरेट कन्फर्मर्स हैं। कौन कौन से सर, वॉच 1 और वॉच 2 आपस में डीजेनरेट कन्फर्मर्स हैं। पार्शियली एक्लिप्स्ड 1 और पार्शियली एक्लिप्स्ड 2 ये आपस में डीजेनरेट कन्फर्मर्स हैं सर, दोनों की एनर्जी लेवल सेम है ना। और एंटी वाला जो सबसे ज्यादा स्टेबल, आप देखिए मैंने आपको बताया सबसे जिसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है एनर्जी ज्यादा, तो आप देखेंगे एक्लिप्स्ड वाले की, जो एक्लिप्स्ड वाला जो लाइन है ये सबसे ऊपर है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। फिर आता अपना पार्शियली एक्लिप्स्ड, तो उसकी एनर्जी उससे नीचे, तो इसका मतलब ये से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये गॉस से ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब इसकी एनर्जी गॉस से ज्यादा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है इससे, लेकिन एंटी की एनर्जी जो है वो सबसे कम है, इसका मतलब एंटी की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये आ रहा है, लेकिन क्या आपको पता है, आपको एक चीज बताऊंगा बहुत अच्छी, कि हमारा जनरली जो फॉर्म आता है वो सेम ऐसा ही ग्राफ रहता है जनरली, मतलब जैसा ब्यूटेन के लिए, ब्यूटेन का है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटेन है, याद रखना, इसको बना लीजिए अच्छे से। वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, ऐसा आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ऐसे आपको इतने डिटेल में हर जगह नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा। इसको आप देखिए और बहुत अच्छे, अब एक बार आपने इसको पढ़ लिया ना, फिर आपको कभी जिंदगी में ये सब चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी कंफर्मेशनल आइसोमर्स में, यहाँ तक तो आपको अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें भी एक केस आता है जब अपना क्या होता है ना, जो डीजेनरेट और मतलब हमने जो बात करी ना गॉस और एंटी के बारे में, तो कभी कभी क्या होता है गॉस का जो स्टेबिलिटी होता है वो एंटी ज्यादा होता है। अरे सर ये क्या चमत्कार वाली बात कर रहे हो सर, इसके बारे में अगले क्लास में बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की, जो सबसे ज्यादा मतलब समझ रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ तो नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं आप, ये है हमारे
और तो हमने कहा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आप यार एनालिसिस कीजिए आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। आज मैंने इथेन के बारे में बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फर्मर्स के बारे में बताया आपको। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में हमने डीजेनरेट के बारे में बात की, कन्फर्मर्स क्या होते हैं, गॉस एंटी समझाया, स्टैगर्ड फॉर्म समझाया, स्क्यू फॉर्म समझाया और एक्लिप्स्ड फॉर्म समझाया। तो ये सब चीजें जब तक आप खुद से अच्छे से पढ़ेंगे नहीं ना एक बार, तो आपको याद नहीं होंगी। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो जीवन भर के लिए आपके लिए हो जाएगा वो चीज पहली बार। और साथ साथ आप इसके एग्जाम्पल्स ज्यादा करिए। आपको मैंने बोला MS चौहान के बारे में, आप ज्यादा एग्जाम्पल्स कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड में कोई डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी मैं तेज हो सकता हूँ, आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मतलब मुझे डाउट आ रहा है तो मेरे साथ पूछिए। दूसरा मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि जैसे आप मेरे जो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ तो आप इससे पिछला रिलेटेड जो वाला मतलब मेरा वीडियो है उसको आप जरूर देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि डायपोल मूवमेंट के बारे में दिक्कत है, मैंने आपको पहले भी थोड़ा डायपोल मूवमेंट के बारे में जो जब अपन सिस ट्रांस पढ़ा रहे थे तब भी बात की, तो आप उसको एक बार चेक कीजिए। उस पूरी प्ले लिस्ट है उसमें आप चेक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, जिससे और भी आपके फ्रेंड्स को इससे हेल्प मिल पाए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।